आज हम बात करने वाले हैं टैरिफ के ऊपर। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हर जगह आपको सुनाई देता है कि टैरिफ 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 लगने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की फोटो और उसके साथ टैरिफ आपको देखने को मिलता है कि हर जगह टैरिफ लगने वाला है। तो टैरिफ अभी लग भी चुका है। तो हम आज पूरी तरह से जानेंगे कि ये टैरिफ होता क्या है और इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। देखिए, टैरिफ मतलब होता है आयात शुल्क। मतलब जो भी चीज विदेशों से अपने देश में आ रहा है तो उस प्रोडक्ट पे कितना परसेंट आपको टैक्स लगाना है, उसे टैरिफ कहा जाता है, आयात शुल्क। क्या आप अपनी मर्जी से टैरिफ लगा सकते हैं? यस, टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा टैरिफ लगा दोगे तो डब्ल्यूटीओ चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि व्यापार पूरी तरह से डाउन हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में व्यापार की मंदी छा जाएगी। वो इकोनॉमी के ऊपर बातचीत करते कहता है कि इकोनॉमी पूरी तरह से धनाशायी हो जाएगा, डूब जाएगा, टैरिफ ज्यादा नहीं लगा। डब्ल्यूएचओ अमेरिका और यूरोप कंट्री की ज्यादा सुनता है क्योंकि उसको पता है कि उससे ज्यादा फंडिंग मिलता है, पैसा उसको सबसे ज्यादा उन्हीं से मिलता है, तो वो उसी की बात सुनता है। क्योंकि आपको पता है कि जहां से हमें ज्यादा पैसा मिलता है हम उसी की बात सुनते हैं। पैसे और व्यापार के मामले में डब्ल्यूटीओ यहाँ पे आगे आता है और उसके ऊपर कार्रवाई करता है। कोई भी गलती होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा हमें डब्ल्यूटीओ का। वहीं पे अगर लोन के मामले में बात करें तो यहाँ पे आईएमए वर्ल्ड बैंक इसके ऊपर कोऑपरेट करता है, उसको संभालता है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके ऊपर केसेस लगाना, उसके ऊपर कार्रवाई करना, वो भी आईएमए बैंक करता है। इनको कोई भी गलती करता हुआ दिखता है या कोई आगे बढ़ता हुआ दिखता है तो उसको नीचे गिराने पे कुछ भी रद्दी भर भी टाइम नहीं लगाते और किसी भी चीज को आगे बढ़ाने में भी रद्दी भर भी पीछे नहीं रहते। देखिए, अभी अडानी पूरी तरह से आगे की तरफ ग्रोथ हो रहा था। अपने पिछले टाइम देखा, पिछले साल अडानी कितनी तेजी से ग्रोथ होकर नंबर 2 कैटेगरी में पहुंच गए थे वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिचेस में। तो वहां पे अडानी के ऊपर से कई सारे केसेस आपको देखने को मिले। वो हिंडनबर्ग हो गया, वोल्फबर्ग हो गया, इनके थ्रू आपको केसेस लगने को मिले। ये कभी भी चाहे तो ऐसे रिपोर्टिंग लगा के अडानी को पूरी तरह से गिराने के लिए इन्होंने हिंडनबर्ग का साथ लिया और पूरी तरह से धराशायी कर दिया। लेकिन सरकार इतनी अच्छी है कि उसने पूरी तरह से बचाने में बहुत मदद की। भारत सरकार इतनी शानदार तरीके से उसको बचाया। आपको पता है कि अगर एक देश में एक व्यक्ति पूरी तरह से अमीर है, उसका व्यक्ति का नाम तो नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा अमीर है, तो उसकी मोनोपोली ज्यादा चलती है। वो अपने रूल और रेगुलेशन नए नए लेके आता है जिसकी वजह से लोगों की वहां पे नहीं चलती, नहीं सरकार की चल पाती है। इसलिए विपक्ष भी उसके सामने रहना जरूरी है। इसलिए अडानी को आगे लेके आया गया, उसको अमीर की रेस में आगे दौड़ा दिया गया, जिसकी वजह से भारत में कैटेगरीज 2 बन गए, उसके विपक्षी बन गया। अंबानी, अडानी, टाटा बिरला। टाटा बिरला तो आपको पता है कि टाटा तो अपने काम पे व्यस्त है और उसको कोई राजनीति से कोई लेन देना नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट चाहेगी तो आपको जीरो से हीरो बना सकती है, गवर्नमेंट चाहेगी तो आपको हीरो से जीरो भी बना सकती है। जैसे आपके पास साथ कई सारे कानून केसेस लगा के आपको जेल में भी डाल सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसलिए सरकार से तो आप बच के रहिए। देखिए, अगर हम ईवी कार की बात करें तो भारत में अगर नॉर्मल कार बनाते तो आपको 18% के जीएसटी देना होता है। वहीं पर अगर आप लग्जरी कार बनाते तो वहां पे 28 से 30% का टैक्सेस आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे भारत सरकार कहता है कि अगर आपको टैरिफ कम करना है, क्योंकि जब भी आप अमेरिका से बाहर से कार लेके आओगे तो हम आपके उसके ऊपर हम 100% टैरिफ लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे टैरिफ कम करना चाहते हैं तो आपको मैन्युफैक्चर प्लांट खोलना होगा हमारे देश पे। आप प्रोडक्शन प्लांट पूरी तरह से हमारे देश में खोलिए, मैन्युफैक्चर प्लांट खोलिए और यहाँ पे काम शुरू करके आप कार को दबा के बेचिए। आपको सिर्फ 18%, 28% का ही टैक्स देना है जो नॉर्मल इस कंट्री के लोग देते हैं। हर जगह तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि हर जगह जाओगे आपको मैन्युफैक्चर प्लांट खोल तो नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आपने फैक्ट्री हर जगह खोल दी तो क्या आप वहां पे चला पाओगे, ऑपरेट कर पाओगे? ऑपरेट कर भी दिया तो क्या आपके प्रोडक्ट उस देश में बिकेंगे? अगर प्रोडक्ट बिकेंगे ही नहीं तो वहां पे मैन्युफैक्चर प्लांट खोलने का फायदा क्या? जो छोटी छोटी कंट्री है जिसमें आप अगर मैन्युफैक्चर प्लांट खोल देंगे तो वहां पे आपका सेल्स होगा ही नहीं। सेल्स नहीं होगा तो आपको मैन्युफैक्चर प्लांट खोल के वहां पे कारीगर लगा के प्रोडक्शन यूनिट खोल के प्रोडक्शन करने की फायदा क्या? तो आपको उसी देश में प्रोडक्शन यूनिट खोलना है जहां पे आपको सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आप इनकम जनरेट कर पाओ। देखिए, टेस्ला का कार विदेशों से यहाँ पे बिकने के लिए आएगा। वहां पे अगर अमेरिका में 30 लाख का वो कार है
टेस्ला कार है, तो यहाँ पे 100% टैरिफ लगेगा, तो यहाँ पे इसकी रेट हो जाएगी 60 लाख। 60 लाख में कौन खरीदेगा भाई इसकी इतनी महंगी टेस्ला कार को? अगर वो कार 20 से 25 लाख में ही भारत में मिल रहा है, तो कौन खरीदेगा वो 60 लाख की टैरिफ देके? तो इसलिए टेस्ला भी कुछ दिनों में भारत के अंदर एंट्री करने वाली है और मैन्युफैक्चर प्लांट बना के, यूनिट बना के यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके खुद बेचने वाला है, क्योंकि उसको पता है कि मैं इतने ज़्यादा टैक्सेस देके तो मैं कार बेच नहीं पाऊंगा। अगर महंगे कार लेके आऊंगा, लग्जरी कार जो 1 करोड़ से ऊपर के होंगे, उतना वो बिकेंगे नहीं। जब उतना बिकेगा ही नहीं तो मुझे लाने का फायदा क्या? तो डेफिनेटली वो सस्ते कार यहाँ पे लेके आना चाहेगा। जब वो सस्ते कार लेके आएगा तो भारत का मार्केट पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। इसलिए वो भारत सरकार कभी भी नहीं चाहेगा कि वो विदेशों से सस्ते प्रोडक्ट आके इंडिया में बिके। अगर ऐसा होता है तो भारत के जो मार्केट है पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। भारत का मार्केट में जो प्राइस रेंज चल रहा है, जो भी कार बनाते हैं उनकी कार बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि सस्ते रेट में अगर मार्केट में कार उपलब्ध है, लग्जरी कार उपलब्ध है, तो भारत की कार कौन खरीदेगा? इसलिए भारत सरकार पूरी तरह से अपने मैन्युफैक्चर प्लांट को पूरी फोकस के साथ देखता है कि हमारे जो मैन्युफैक्चर प्लांट है उसके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारे यूनिट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करानी होगी और बाहर से जो कारें आ रही है उसका भी फायदा ही हम लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी मेट्रो बन रहा था ना, शुरू में मेट्रो बनने के लिए जापान से इंजीनियर को बुलाया गया। जापान से इंजीनियर आए और भारत में मेट्रो की शुरुआत कर दी, मेट्रो बना दी, बहुत लग्जरी टूर बना दी, लोगों के लिए बहुत आसान बना दिया। अब होता क्या है, इंजीनियर आके यहाँ पे सिखा के चले गए। अब जापान से इंजीनियर नहीं भी आएंगे तब भी भारत के इंजीनियर इतने टैलेंटेड हो गए कि वो पूरी तरह से मेट्रो को बना सकते हैं। इतनी शानदार नॉलेज उनसे ले लिया। तो इसीलिए बाहर की चीजों को यहाँ पे आना जरूरी है। अब उसको वेलकम कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज बाहर से आ रही है, कोई भी नई चीज हो, उसको वेलकम कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको उस देश की नॉलेज पावर आपको मिल जाती है। उसके थ्रू आपको बहुत सारे नए चीज आपको सीखने को मिलता है, जिसकी वजह से अपने देश में मैन्युफैक्चर प्लांट करके कई सारे ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए स्विमिंग वेयर की बात करें, अगर हम टायर की बात करते हो, यहाँ पे इनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस पहले नहीं था। जब विदेशों से कंपनियां आई, मैन्युफैक्चर प्लांट खोला, उसकी वजह से इन्होंने भी सीखा और इतनी बड़ी एम्पायर खड़ा कर दिया। अमेजन को देखिए, फ्लिपकार्ट ने, देखिए इसी तरह तो आगे बढ़ जाता है। इसलिए आपको किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना, जो आगे बढ़ रहा है उसको एंट्री जरूर देना है। एंट्री देंगे तो आप उससे सीखेंगे, चाहे आप उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दो, लेकिन उसको एंट्री करवा दो। यहाँ पे भारत भी तो कम नहीं है। देखिए भारत भी अमेरिका के ऊपर 52% का टैरिफ लगाता है। भारत से अगर कोई भी सामान अमेरिका में जाएगा, जो भारत का रेट होगा उसके ऊपर 26% का जो टैरिफ लगेगा, उसके बाद वो मार्केट में, अमेरिका की मार्केट में पहुंचेगा और बिकेगा। अगर वही केस में अमेरिका से जो सामान भारत में आने वाले हैं उसके ऊपर 52% का टैक्स लगेगा। लेकिन हर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, कुछ ऐसे कैटेगरीज है जिसके ऊपर लगता है, अलग अलग रेंज के हिसाब से लगता है। मेडिकल सेक्टर की अलग होती है, एग्रीकल्चर के अलग होते हैं, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग होते हैं टैरिफ। यहाँ पे आप उसके गूगल में जाके सर्च करके देख सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा कि किस किस सेक्टर्स में कितनी कितनी टैरिफ देनी होती है।